तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई और आईसीएसई वालों के लिए मैं एक हाइट्स एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है चैप्टर, उसका वीडियो लेके आया हूं। और इसमें अक्सर मैंने जब भी अपने पिछले पढ़ाने के दरमियान, अपने टीचिंग लाइन के दरमियान देखा है कि बच्चों को हाइट्स और डिस्टेंस का ये कंसेप्ट कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये समझने में दिक्कत होती है। और पूरे में अगर कहा जाए तो ऑल अबाउट ये चैप्टर इसी दो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर इन दोनों कंसेप्ट को आप समझ लें तो यकीन मानिए आपको ये हाइट्स एंड डिस्टेंस के 90% प्रॉब्लम जो है वो बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको ड्रॉ करने से पहले आप रियल लाइफ के एक मतलब प्रैक्टिकल को लेके समझिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने हाइट पे खड़े हैं और किसी चीज को, जो वैसा ऑब्जेक्ट जो आपके बिल्कुल आंख के रे के बिल्कुल ऊपर है एग्जैक्टली, तो निश्चित रूप से आप उसको देखने के लिए अपने आंख को ऐसे करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ देखेंगे। और अगर वही चीज मैं उल्टा कह दूं कि आपको अपने बॉडी से नीचे, यानी कि कोई चीज नीचे रखा हुआ है, उसको देखने के लिए आप कैसे देखेंगे, तो आपकी आंख का जो रे होगा वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा। और आंख के सामने जो एक लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन, अगर आंख से कोई रे निकलती है उसको आप एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, उसको अगर आप वहां पर कहें कि उससे ऊपर, यानी कि जैसे मैंने छत की तरफ देखा, तो इस लाइन और रे के बीच, जो आंख के रे के बीच जो बन रहा है ना एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को जो कि आपके आंख के हाइट से ऊपर है, अगर आप उसको देखते हैं तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और अगर आपके आंख के हाइट से, यानी कि स्ट्रेट लाइन से वो नीचे है, और अगर आप उसको देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका आई है, यहां से आप किसी यहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और ऐसे तो वो रखा हुआ है नहीं, किसी लाइन के थ्रू रखा हुआ है, और एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ किया। तो जब आप इसको देख रहे होते हैं ना, तो यहां पे जो ये एंगल बनता है थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर सेम केस में हम कह दें कि आप यहां पर खड़े हैं, यानी आपकी आंखें यहां पे है, और आप इसी यहां रखे हुए ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि नॉर्मल जो लाइन है वो ये है, यानी कि आप अपने आंख को अगर सीधा रखते तो आप इधर देख सकते थे। आपको इसको देखने के लिए आपकी आंखों को झुकाना पड़ा, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना, ये थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको एक 7 या 8 क्लास का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान रखना चाहिए कि ये नॉर्मल जो है वो इसके बिल्कुल पैरेलल है, और ये लाइन इसके ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा है वो यहां आके भी थीटा बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन ट्रांसवर्सल हो तो दोनों का जो अल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है। इसी दोनों कंसेप्ट पे लगभग इस चैप्टर के मैं कह सकता हूं कि 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और एक बार आप इसे फिर से समझ लें, क्योंकि इसके बाद मैं दोनों के बेसिस पे एक ही एग्जांपल प्रॉब्लम लूंगा, और आपको अच्छे से आपका जो ये डाउट होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ये जो है वो दूर कर दूंगा। जब आपके आंख से आप किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब अपने आंख से आप, यानी कि अपने सामने से आप नीचे किसी चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो आइए हम लोग इन दोनों के बेसिस पे एक एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेके देखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी थोड़ा सा और थ्योरी में कुछ देख सकते हैं एक्स्ट्रा, कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से ऊपर की तरफ देखा गया, यानी कि लाइन ऑफ साइट है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बना थीटा, उसको यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है। और ये नॉर्मल लाइन है, ये जो है वो आपके लाइन ऑफ साइट है, यानी यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे रखे गए ऑब्जेक्ट को, इस नॉर्मल से, यानी कि इस लाइन से और इस लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल थीटा बना, यहाँ पर आप इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस पे जो हम लोगों ने अभी तक दो कंसेप्ट पे जिक्र किया है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि जब एक बार आप अपने साइट के लाइन से, यानी कि जहां तक आप सीधा देख सकते हैं, अगर उससे ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस लाइन से आपके देखने की, मतलब रे ऑफ जो लाइट है उसके बीच जो एंगल बनता है उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जब नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये कंसेप्ट आपको मैंने अभी तक समझाया है। अब जो पहला एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैंने लिया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बेसिस पे है, और एग्जाम्पल को समझने के बाद मुझे यकीन है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आखिर तक देखते रहें दोनों ही क्वेश्चन को, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। देखते हैं पहला एग्जाम्पल प्रॉब्लम। A kite is flying attached to a thread
विच इज 165 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक पतंग आसमान में उड़ रही है। आप लोगों ने भी बचपन में पतंग उड़ाया होगा या आज भी उड़ाते होंगे, कि एक काइट जिसको कि नीचे अटैच कर दिया गया जमीन पे और ऊपर ऊपर की तरफ उड़ा दिया गया, तो उसके जो रस्सी का लेंथ है, यानी कि जो जिस थ्रेड से वो जुड़ा हुआ है, वो 165 मीटर है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी कि जहां पर जमीन पे उस रस्सी को बांधा गया है वहां से वो 30 डिग्री का एंगल बना के ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, यानी कि जो पतंग यहाँ पर उड़ रही है, अभी ए के पास, ए को मैंने डिनोट किया इस पॉइंट पे, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, तो अभी वो जमीन से कितनी ऊंची है ये पतंग, यानी हम लोगों को यहाँ पर ए भी फाइंड करना है। और आपके हेल्प के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, यानी कि अगर किसी के दिमाग में सवाल आए कि रस्सी मुड़ी हुई है किसी वजह से, तो नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बोला जा रहा है कि जो थ्रेड है बिल्कुल स्ट्रेट है, 165 मीटर लेंथ। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस का मीनिंग है कि ये इस पॉइंट का इससे रिलेशन निकालना, यहां से कितनी ऊंचाई पे है, कभी ये निकालना कभी ये निकालना, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो पतंग है, मतलब जिसका जो थ्रेड है वो 165 मीटर लॉन्ग है, यानी स्ट्रेट ये पतंग 165 मीटर ऐसे उड़ रही है ऊपर, तो जमीन से वो अभी कितनी ऊंचाई पर है। इसको हटा दो। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि लेंथ ऑफ थ्रेड जो यहां पर AC है वो दिया हुआ है 165 मीटर, और एंगल ACB जो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, और हम लोगों को निकालना है यहां पर AB, यानी कि पतंग जो है, काइट जो है, वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो आप देखेंगे यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कंसेप्ट है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कंसेप्ट जो है वो साइन में होता है, कॉसेक में होता है, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, थीटा का वैल्यू ये, यानी कि एंगल ACB यहां पर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट का नाम AB है और हाइपोटेनस आपका 165 मीटर है। साइन 30 का वैल्यू अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगा तो 1/2 होता है, और AB बाय 165 हम लोग कह सकते हैं, सो 2 इंटू AB इज इक्वल टू 165, 1 जा 165, तो AB इज इक्वल टू 165/2, 82.5 मीटर। सो काइट इज फ्लाइंग 82.5 मीटर above the ग्राउंड। तो एक बार फिर से आप देखें कि साइन थीटा लिया मैंने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है वहां पर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ACB 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर की जगह हम लोग AB लेंगे और हाइपोटेनस की जगह AC लेंगे, AC का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 इंटू AB इज इक्वल टू 165, और AB इज इक्वल टू 165/2, यानी 82.5 मीटर जो आया वो AB का वैल्यू आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सो काइट इज फ्लाइंग 82.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो बच्चों हम लोग एक दूसरा जो एग्जांपल प्रॉब्लम मैंने लिया है वो देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि AB एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से जब हम लोग एक पॉइंट जो जमीन पे है C, इसको जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री का बनता है। इफ दैट पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20√3 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर है इसके फुट से ये पॉइंट जो है वो 20√3 मीटर के डिस्टेंस पे है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हम लोगों से कहा गया है कि टावर की हाइट बताइए। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सपोज ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ABC और इसको एक नाम दे देता हूं D। तो हियर एंगल DA और C, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपका है वो ACB के इक्वल होगा।
एंगल ए सी बी की इक्वल होगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्यों होगा ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता दूं, ये दोनों ही लाइन पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल डी ए सी जो होगा वो ए सी बी के चाहे बी सी ए के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट से। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो पता ही होगा आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और एंगल ए सी बी में जब हम लोगों को हाइट ऑफ टावर निकालना है यानी कि ए बी निकालना है, तो ये यहां पर लिख लेंगे कि ए बी हम लोगों को निकालना है और बी सी हम लोगों को दिया हुआ है जो कि 20√3 मीटर है। तो ट्राइंगल ए सी बी में जब हम लोग tan C लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी। tan C ही क्यों लगाया हमने यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालना था, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट यानी कि हाइट ऑफ द टावर हम लोगों को निकालना था और बेस BC ये हम लोगों को दिया हुआ था। तो tan C यानी कि tan 60 डिग्री AB हम लोगों को निकालना है और BC हम लोगों का दिया हुआ है 20√3। tan 60 का वैल्यू अगर आपको याद हो तो √3 होता है और AB बाय 20√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 20√3 इंटू √3, मतलब 20√3 इंटू √3 यानी कि 60 मीटर। सो AB क्या है आपका, तो हाइट ऑफ द टावर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।